आज हम गुडविल चैप्टर में सम स्टार्ट करेंगे। सम जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है या कोई अलग एडिशन है तो हो सकता है आपके एडिशन में ये क्वेश्चन 6 हो सकता है या और कोई क्वेश्चन हो सकता है। आप आगे पीछे करके देख लेना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, फॉर्मेट समझाया था, गुडविल क्या होती है, क्यों कैलकुलेट करते हैं और उसके फॉर्मेट्स क्या हैं। वो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। अगर वो फॉर्मेट याद है तो ही आप सम कर पाओगे, और वो अभी करना पड़ेगा। एग्ज़ाम के दिन लास्ट में कुछ भी नहीं होता है, सो वो फॉर्मेट अभी लर्न करना होगा। स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामनाथ लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर। अब ईयर आपके एडिशन में अलग अलग होंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग ईयर दिए होंगे। कुछ बुक में 11 दिया हुआ है, कुछ में 20 दिया हुआ है, डिपेंड ऑन योर एडिशन। ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस शीट ऑफ दिया हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ रामनाथ लिमिटेड। अब बैलेंस शीट में देखो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ दिए हुए हैं। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग दोनों इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, हम वो देखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 3,42,000 while the remaining assets are to be taken at their book value। सो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए नेट एसेट्स। सो नेट एसेट्स में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एसेट्स लिखने होंगे। सो एसेट्स में अगर न्यू वैल्यू दी हुई है तो न्यू लिखेंगे, नहीं दी हुई है तो सेम वैल्यू लिख देंगे। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 3,42,000, तो यहाँ पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 3,42,500। जो वैल्यू दी हुई है वो आप लिखोगे। फिर दिया हुआ है रिमेनिंग एसेट्स आर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू। अब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो गुडविल नहीं लेना है, बाकी के सारे एसेट्स ले लेंगे। तो बाकी के कौन कौन से एसेट्स हैं देखो, तो मशीन का वैल्यू है 4,40,000। इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे इनके एसेट्स हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट्स नहीं होते हैं, एक्चुअली उन्हें फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है। गुडविल पर्पस वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। सो एक एक करके रिकॉर्ड करते जाते हैं। सबसे पहले गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का न्यू वैल्यू हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मशीनरी। सो मशीनरी 4,40,000। देन इन्वेस्टमेंट्स, अब इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, आपको 2 टाइप के दिए होंगे हमेशा, एक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एनी फंड हो ना तो उसे हम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है तो कंपनी क्या करती है, वो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्ट कर देती है कहीं ना कहीं। अब प्रोविडेंट फंड इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्पस के लिए है, तो हम उसे कहेंगे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। दूसरा होगा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अब नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स ले लिए, डिबेंचर्स ले लिए, बैंक में रख दिया, एक्चुअली है उनका वो प्रॉफिट, बट बिजनेस से बाहर जाकर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हो गए। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट्स कौन से लेने होते हैं, तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। आप फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स ही आपको लेने हैं। नोट्स में नीचे लिखा हुआ होगा कि आपको एसेट्स लाइबिलिटीज़ में कौन सी एसेट्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने। तो यहाँ पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स लेने हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स अगेंस्ट एनी फंड हो ना तो वो आपको लेने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड
तो ये बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, हमें बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स लेने हैं। देखो बिजनेस बिक रहा होगा तभी गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कोई भी हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को ध्यान में रखकर गुडविल देगा, ये ध्यान में नहीं रखेगा कि हमने कितने शेयर्स लिए हुए हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, हमारा प्रॉफिट कितना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बेचेगा तो अपना इन्वेस्टमेंट ले जाएगा, अपना कैश ले जाएगा, वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं रख कर जाएगा उस बिजनेस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स लेने हैं, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट्स के बाद क्या है, स्टॉक कितने का है, 2,30,000, स्टॉक 2,30,000। देन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 50,000। डेटर्स अगर बैड डेब्ट्स दिया हो तो आफ्टर बैड डेब्ट्स ले लेंगे। डेटर्स 2,70,000। कैश एंड बैंक 24,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 7,000। टोटल करोगे 14,08,500, दैट इज टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स में से लेस करते हैं, माइनस करते हैं लाइबिलिटीज। सो टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे। अब लाइबिलिटीज वाले साइड में देखो, सबसे पहले ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये नहीं माइनस होते हैं। जनरल रिजर्व भी माइनस नहीं होता है। सो लाइबिलिटीज़ में इनके पास कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं। सो जनरल रिजर्व के बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000 मिला। अब करंट ईयर का प्रॉफिट अगर 2,40,000 है और कंपनी को अप्रॉक्स 50% टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, सो 2,40,000 का 50% टैक्स अभी देना बाकी है, इन्होंने तो प्रॉफिट लिखा है। सो 2,40,000 का 50%, तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम टैक्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, इनकम टैक्स प्रोविज़न, इनकम टैक्स प्रोविज़न 1,20,000। अगर हमने इस साल में, पूरे साल में 2,40,000 रुपीज़ कमाए हैं तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स है 50%। सो 2,40,000 का 50% इनकम टैक्स प्रोविज़न है। ये भी तो लाइबिलिटी है ना, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना हर एक इंडिविजुअल या कंपनी की लाइबिलिटी होती है, सो पे करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे इनकम टैक्स प्रोविज़न। उसके बाद और कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, सो 12% डिबेंचर्स, कितने के हैं, 2,80,000। देन क्रेडिटर्स 1,70,000। बिल्स पेएबल 16,000। प्रोविडेंट फंड 45,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। तो ये कोई टोटल लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे, देखो टोटल कितना आ रहा है, 6,36,000। अब जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो नेट एसेट्स आता है। सो एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करो, 7,72,500। अब फॉर्मेट निकालो,
असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, फॉर्मेट मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया था आपको, नेट एसेट्स। अब उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करेंगे। देखो ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर दिया हुआ है तो माइनस करना है, दिया हुआ है सो माइनस करेंगे इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना है? 2,50,000। सो 5,22,500। ये जो आंसर आया है 5,22,500 ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे हम कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है कि इस बिजनेस में इतना कैपिटल लगा हुआ है, इसलिए कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस की, नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फॉर्मेट निकालो, फॉर्मेट लर्न होना चाहिए सबको। सेकंड पॉइंट क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप किया, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेप। नाउ स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप क्या करना है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप पूरा लिखोगे, ठीक है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि उस बिजनेस में से अंदाजा, एक्सपेक्टेशन कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,22,500 इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था। देखो नीचे एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट रीड करो। कितना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? 12%। सो 5,22,500 का 12% करेंगे 62,700। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेशन है कि इस बिजनेस में से 62,700 जितना प्रॉफिट होगा। नाउ नेक्स्ट आगे देखो, पूरा क्वेश्चन पहले आपको रीड कर लेना है जब भी आप सम सॉल्व करोगे। तो देखो थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, थर्ड एडजस्टमेंट में, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर टैक्स एट 50% फॉर द पास्ट 3 years आर एज अंडर। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है बट उन्होंने उसमें टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है, टैक्स कैलकुलेट हमें करना है। देन आगे दिया हुआ है, from the above particulars you are required to compute the value of goodwill of the company on the basis of 4 years purchase of super profit calculated on the weighted average profit of the last 4 years। लास्ट 4 years का वेटेड एवरेज प्रॉफिट करना है और उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको सुपर प्रॉफिट काउंट करना है। सो पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप 12th स्टैंडर्ड में समझ कर आए हो, सेम करना है, कोई न्यू पॉइंट नहीं है, जो जैसा 12th में करते थे वैसा ही। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए सबसे पहले ईयर, देन प्रॉफिट, देन वेट and then weighted profit। नाउ ईयर, तो देखो कौन कौन से ईयर दिए हुए हैं हमें। हो सकता है अगर आपका एडिशन अलग होगा तो ईयर आपके अलग हो जाएंगे। सो ईयर में है 16, 17, 18 एंड 19। हो सकता है आपका ईयर एडिशन अगर ओल्ड होगा तो 8, 9, 10, 11 हो सकता है, या हो फ्यूचर में और कोई एडिशन निकल गया तो ये नंबर चेंज हो सकते हैं। ईयर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही आने वाला है। ओके, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? सो नीचे देखो प्रॉफिट दिया हुआ है 17, प्रॉफिट दिया हुआ है अब यहां पर देखो
कि 16, 17 और 18 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना कितना प्रॉफिट है? 1,80,000, 1,90,000 एंड 2,10,000। सो 1,80,000, 1,90,000, 2,10,000 और जो 19 का प्रॉफिट है ना वो आपकी बैलेंस शीट है। देखो ऊपर बैलेंस शीट आपकी कौन सी डेट की है? 19। बैलेंस शीट का ईयर आपका 19 लिखा हुआ है। अगर बैलेंस शीट का ईयर 19 है तो 19 का प्रॉफिट बैलेंस शीट में से मिल जाएगा। सो 19 का प्रॉफिट ऊपर बैलेंस शीट में है 2,40,000। इट मीन्स ये जो मैं एडिशन करवा रहा हूँ, इस एडिशन में जो बैलेंस शीट का डेट दिया हुआ है वो 19 दिया हुआ है। सो 19 दिया हुआ है तो 19 का प्रॉफिट बैलेंस शीट में से लेंगे और बाकी 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आपके पास पुराना एडिशन होगा। सपोज करो यहाँ 8, 9, 10 लिखा हुआ है तो आपको 8, 9, 10 का प्रॉफिट नीचे एडजस्टमेंट में से लेना है। 11 का प्रॉफिट आपको ऊपर एडिशन में दिया हुआ होगा। ओके, नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं? वेट्स देते हैं 1, 2, 3, 4, 10। नाउ वेटेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 180 इंटू 1, 1,80,000, 190 इंटू 2, 3,80,000, 210 इंटू 3, 6,30,000 एंड 240 इंटू 4, 9,60,000। सो टोटल करेंगे 21,50,000। यह है वेटेड प्रॉफिट। अभी तक हमने वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट स्टेप नंबर 3 चल रहा है हमारा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट्स। सो वेटेड प्रॉफिट, यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट्स। सो वेटेड प्रॉफिट कितना है? 21,50,000 डिवाइड बाय वेट्स, 2,15,000 आपका आंसर आ जाएगा। 2,15,000। यहाँ तक देखो क्लियर है? कुछ डाउट है? ये हमने अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है कुछ डाउट यहाँ तक? फॉर्मेट निकालो। फॉर्मेट में देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। अब फॉर्मेट में देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बाद माइनस करना है। क्या माइनस करना है? टैक्स। ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिया है बिफोर टैक्स। ऊपर वाला प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था एडजस्टमेंट में कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सो सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और इस क्वेश्चन में टैक्स परसेंटेज कितना है? 50। सो आपको क्वेश्चन में टैक्स परसेंटेज दिया होगा, 50 हो तो 50 लेना, 40 हो तो 40 लेना। और अगर टैक्स परसेंटेज मिसिंग हो तो आप 50% लेकर सम के नीचे एक नोट लिख देना कि टैक्स परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, एज टैक्स परसेंटेज इज नॉट गिवन, सो कंसिडरिंग 50% एज अ टैक्स वी हैव सॉल्व द सम। सम को सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। सो 50% टैक्स लेना है। सो 2,15,000 का 50%, 1,07,500। सो आंसर आ जाएगा 1,07,500। अब प्रॉफिट में से हमने ये टैक्स तो माइनस कर दिया, सो हमारा प्रॉफिट आ गया। बट यहाँ पर है ना फॉर्मेट में देखो आप, एक इंटरेस्ट माइनस करना है और वो इंटरेस्ट कौन सा? इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। समझो इस बिजनेस ने 2,15,000 कमाया है बट उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहाँ से उन्हें इनकम आ रही है, तो वो इनकम बिजनेस इनकम नहीं होती है। सपोज करो कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, मैं हर महीने ट्यूशन में से 30-40,000 कमाता हूँ, बट मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है और वहाँ से मुझे 1 लाख इनकम हो रही है, तो वो मेरी 1 लाख बिजनेस इनकम तो नहीं हो जाएगी ना, वो मेरी इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट हो रही है, मीन्स बिजनेस के बाहर से इनकम हो रही है, कैपिटल गेन कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो वो बिजनेस की इनकम तो नहीं है, तो मुझे बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा
इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो ऊपर देखो बैलेंस शीट में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए थे 80,000 के इन्वेस्टमेंट। ऊपर बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट्स में 80,000 के नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए थे। इन्होंने 80,000 का ही इन्वेस्ट किया है। बैलेंस शीट में असेट्स में देखोगे, बैलेंस शीट के असेट्स में 80,000 का एक नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है जो हमने यहाँ नहीं लिया था। ऊपर दो इन्वेस्टमेंट है, एक 45 एक 80। 45 हमने लिया था, 80 नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग है। तो उस पर हमें 12% मिला है। तो कितना हो जाएगा? 9600। अब ध्यान से समझो, सपोज करो एक क्लोथ मर्चेंट है, सिटी में उसका शॉप है, हर महीने उसमें से 30-40 हज़ार कमाता है, लेकिन वो फर्म 30-40 साल से चल रही है। उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत प्रॉपर्टी ले ली, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स कर लिए। अब बिजनेस में से तो 30-40 हज़ार कमाता है, लेकिन हर महीने उसको 5 लाख रुपए का रेंट आता है। तो हुई तो उसकी इनकम, ये हुई तो उसकी इनकम, बट बिजनेस इनकम तो नहीं हुई ना। अब वो बिजनेस बेच रहा है, तो सामने वाला उस बिजनेस के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल देगा। प्रॉफिट बिजनेस का कितना है? 30-40,000। सामने वाला ये तो नहीं देखेगा ना कि इसको 4-5 लाख रुपए महीने का रेंट आता था। लिखा तो उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही होगा, लेकिन वो बिजनेस इनकम तो नहीं है। अगर ये बंदा बिजनेस बेच रहा है तो प्रॉपर्टी तो नहीं देगा ना, जो इतनी सारी प्रॉपर्टी है जिसमें से 4-5 लाख रुपए रेंट आ रहा है, वो प्रॉपर्टी नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि बिजनेस के बाहर की इनकम को डिडक्ट कर देना है। हमें सिर्फ बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करना है, क्योंकि कोई भी गुडविल देगा तो बिजनेस इनकम को कंसीडर कर ही गुडविल देगा। अब इसमें इस प्रॉफिट में ये इंटरेस्ट ऐड हो गया है, अब वो निकालना है। सो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट देखो, फिर उसमें से पहले टैक्स माइनस करना है, इंटरनल 50% टैक्स। तो इसका 50% टैक्स होगा 4800, बाकी का अमाउंट हम डिडक्ट कर देंगे 4800। अब अगर 1,07,500 टोटल इनकम हुई है और उसमें से 4800 बिजनेस के बाहर की इनकम है, तो बाकी बिजनेस की इनकम कितनी हुई? 1,02,700। फॉर्मेट को देखते जाओ और सम को समझते जाओ। नेक्स्ट हमें फॉर्मेट में देखो क्या माइनस करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड। सो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। सो प्रेफरेंस डिविडेंड, ऊपर देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 2,50,000, और उसके पास में एक परसेंटेज दिया हुआ है प्रेफरेंस का 10%। सो 2,50,000 का 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। तो 2,50,000 का 10% क्या होगा? 25,000। अब हम माइनस करेंगे तो 77,700 रुपीज़ बिजनेस इनकम हो जाएगी। बिजनेस इनकम कितनी होगी? 77,700। अब यहाँ पर हमने बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर ली। अब बिजनेस इनकम के बाद फॉर्मेट में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप देखो कौन सा है? तो ये था स्टेप नंबर 3, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 77,700। इसका मतलब है इस बिजनेस में से एवरेज 77,700 प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्सपेक्टेशन कितनी है इस बिजनेस में से? 62,700। सो 15,000 हो गया सुपर प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 गुडविल कैलकुलेट करना है। फॉर्मेट में देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। सो पहले आप फॉर्मूला लिखोगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं नंबर्स।
बट आप फॉर्मूला के बिना सम नहीं करोगे, ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट कितना है 15,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो गुडविल दिया हुआ है, सामने वाला बिजनेस छोड़कर जा रहा है लेकिन फ्यू ईयर्स का प्रॉफिट उन्हें गुडविल में देकर जाएगा। सो नंबर ऑफ ईयर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 4 ईयर्स। तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। सो 15,000 इनटू 4, 60,000 विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये सारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स में आगे पीछे भी नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे करेंगे, ये सीक्वेंस में ही कैलकुलेट होंगे। सो देखो है आंसर गुडविल का 60,000। तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले आपको एसेट्स काउंट करने हैं। एसेट्स में जब आप एसेट्स ले रहे हो, सारे एसेट्स मार्केट वैल्यू पर लेने हैं। समझो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो हमने इंक्रीज्ड वैल्यू लिया। मशीन का वैल्यू अगर डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज्ड वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू पर एसेट्स लेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यहां पर कौन सा लेना है, तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स लेने हैं, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेने हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, तो वहां लिखा होगा ट्रेडिंग जो भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एनी फंड। अगर एनी फंड जैसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड, सो इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एनी फंड हो तो वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नाउ एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे। लाइबिलिटीज में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आईटी प्रोविजन। ये आपको लाइबिलिटीज में नहीं दिया हुआ है लेकिन हमने प्रॉफिट का 50% लिया क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो गवर्नमेंट को टैक्स तो देना पड़ेगा। जब एसेट्स काउंट करेंगे तब फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, ये पास्ट ईयर के किए हुए एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं। सो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज नेट एसेट्स होता है, ये रहा नेट एसेट्स, एनए लिख दीजिए। उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आगे ऐसे सम्स भी हैं कि आपको सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है बिजनेस का। अगर इसी सम को मुझे शॉर्ट करना हो तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा दे दूंगा आपको, ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया। सेकेंड स्टेप इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। किसी भी फॉर्मूला को आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे, पूरे लिखने हैं आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड निकला 5,22,500 इंटू 12% आपको दिया हुआ है, वो हो गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नाउ थर्ड स्टेप इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ईयर प्रॉफिट, वेट एंड वेटेड प्रॉफिट। अब यहाँ पर भी ऐसा है, आपको 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन जो 4th ईयर है ना, उस 4th ईयर को आपको ऊपर बैलेंस शीट से लेना है। बैलेंस शीट में ये 2,40,000 दिया होगा। इट मीन्स ये पास्ट ईयर्स दिए हुए हैं, करंट ईयर आपको बैलेंस शीट में से ही मिलेगा। हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जैसा आप 12th में करते थे, ये टेबल तो आप 12th में भी सीख कर आए हो। ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड वेटेड प्रॉफिट। फाइनली वेटेड प्रॉफिट को वेट से डिवाइड किया तो पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को वेट से डिवाइड किया, आंसर आया। फिर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जाना है। फॉर्मेट में है सबसे पहले टैक्स माइनस करो तो टैक्स माइनस करो, देन इंटरनल कॉलम में इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है, सो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर कर इंटरनल कॉलम में ही टैक्स माइनस कर कर फिर बाहर माइनस करना है। फाइनली प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो ये जो आंसर आया, ये आंसर है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देन फोर्थ स्टेप इज सुपर प्रॉफिट एंड फिफ्थ स्टेप इज गुडविल। ये पूरा फुल एक सम आएगा। समझो आपके एग्जाम में 70 मार्क का अगर एग्जाम है तो 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 में क्या होगा, 4 लॉन्ग सम होंगे 14 मार्क्स के, और बाकी जो 5th होगा ना उसमें 7 MCQ आएंगे। तो ये 14 मार्क्स में, एनुअल की बात कर रहा हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी के, एनुअल में 5 सम आएंगे, 70 मार्क का पेपर होगा। हर एक में 4 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे और 5th क्वेश्चन में MCQ होगा या फर्स्ट MCQ हो, बाकी 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। सो 5 क्वेश्चन, पाँचों का वेटेज 14 मार्क्स। समझो फर्स्ट MCQ है, सो 14 मार्क्स में 7 MCQ आएंगे
और बाकी जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो लॉन्ग होंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पूरा गुजरात यूनिवर्सिटी में 14 मार्क्स का, एक सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आया तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आएगा, अदरवाइज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए हमें इतने स्टेप्स तो करने ही हैं, इतना करना ही है। फिर जो गुडविल की वैल्यू निकलेगी ना, वो हम एसेट्स में लिखकर फिर शेयर का वैल्यूएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। सो गुडविल कैलकुलेट करना आएगा, उसकी वैल्यू फिर से एसेट्स में लिखेंगे और फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे। सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स तो आना ही चाहिए। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, सीधा वैल्यूएशन ऑफ शेयर सिखा देते हैं, उसमें थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, सब भी लेंथी लगेगा। पहले गुडविल सीख लो, फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी सीखेंगे हम। ठीक है, सो ये फर्स्ट सम था, नोट डाउन कर लो। कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।